हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। मेरा नाम दीपांशु है और स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, जिसको हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, हमारे पूरी बॉडी का सब कुछ मास्टर ऑर्गन जो है वो हमारा ब्रेन है। ऐसे ही हमारा जो सेल होता है उसमें जो मास्टर होता है, सबसे मेन ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। वही सेल के सारे मेटाबॉलिज्म को उसको पूरा डायरेक्ट करेगा। आपका जो न्यूक्लियस होगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, आपका कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा प्रोटीन नहीं बनना है। मतलब मेन जो आपका काम है ना, वो आपका कौन करता है? आपका न्यूक्लियस करता है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में हम सेल को देखते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर मैं सेल को देखूंगा, ओके, तो सेल में सबसे मेन आपको जो कंपोनेंट दिखता है ना, जो मेन आपको ऑर्गेनल दिखता है वो कौन सा होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो वो दिखेगा हमको न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। सबसे पहले उन्होंने बताया था आपके न्यूक्लियस के बारे में कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है। ओके, तो ये इसको न्यूक्लियस को हम ना आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। तो न्यूक्लियस हम देखेंगे आज के लेक्चर में प्रॉपरली कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को हम ग्रीक वर्ड में कैरियन भी बोलते हैं। कैरियन भी बोलते हैं इसको। अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम अच्छे से। जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा एक चीज़ स्ट्रक्चर में, वैसे ऐसे उसके बारे में आपको बताते जाऊंगा, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ साथ बताते जाऊंगा। तो ये देखिए, ये एक सर्कल बना दिया मैंने। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है, एक दीवार है, एक मेम्ब्रेन है। बाहर का आप साइटोप्लाज्म लगा लीजिए, बाहर हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होंगी, याद रखिएगा। पहली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली वाले को हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर और इनर। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या काम करती है? ये आपका सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करेगी? आपके साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखती है। जैसे कि आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है तो वो सेपरेट करती है सेल के आपके कंपोनेंट्स को, साइटोप्लाज्म वगैरह को, पूरे सेल को किससे सेपरेट करती है? बाहरी इन्वायरमेंट से। ऐसे ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी? सेपरेट करेगी न्यूक्लियस को और हमारे साइटोप्लाज्म को। तो ये सेपरेट करके रखती है। दोनों ही जो मेम्ब्रेन होती हैं ये आपकी, इनकी जो मोटाई होती है, कितनी मोटी आपकी मेम्ब्रेन होती है? 7 नैनोमीटर। ये भी 7 नैनोमीटर और ये भी आपकी 7 नैनोमीटर। दोनों इसकी मोटाई होती है। अब ये जो आपका इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसकी आपकी मोटाई कितनी होती है? मतलब कितना चौड़ा होता है ये? 20 to 40 नैनोमीटर। ओके, तो ये होता है। अब ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये आपकी पूरी की तरह इस तरीके से नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ जगह पे आपका गैप बना दूं, तो मैंने आपको ये गैप क्यों बनाया? अब ये देखिए, मैं इसको ना ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा। अब आपको दिख रहा होगा ये जो मेम्ब्रेन है, इनके बीच में आपका क्या आ रहा है? थोड़ा गैप आ रहा है। ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद। तो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? छेद हो रखा है। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। अब आपका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होगा आपका? ये मेम्ब्रेन पास नहीं करने देगी। ये जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो किसके थ्रू पास होंगे? आपके इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होंगे। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर आपके जो फुल्ली इंटीग्रेटेड, फुल्ली एम्बेडेड जो प्रोटीन होते हैं, उसके थ्रू आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पास होते हैं या फिर चार्ज मॉलिक्यूल पास होते हैं। ऐसे ही अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर जाना है या बाहर जाना है बड़े मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा? वो किसके थ्रू पास होंगे? आपके इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होंगे विद द हेल्प ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। ओके,
तो ये आपका होता है इस तरीके से। अब इसके बाद हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते थे हम, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ही अब जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो एरिया होगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म ऐसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म में आपका बाकी सारी ऑर्गेनल्स आपकी होती हैं, ऐसे ही आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म में बाकी सारी चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी अभी देख लेते हैं हम। उसमें क्रोमैटिन होगा, आपका न्यूक्लियोलस होगा, आपका राइबोसोम्स थोड़े बहुत मिलेंगे आपको। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं, दिखाता हूं अभी आपको। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, जैसे पीछे में आता हूं इधर में, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस एक तरीके का आपका राइबोसोम फैक्ट्री है। राइबोसोम्स का प्रोडक्शन करेगा कि कौन सा राइबोसोम आपका बनना है, सेल में कौन सा राइबोसोम की जरूरत है, मतलब कि कौन से प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि राइबोसोम आपके आगे जाके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो राइबोसोम्स का जो मेन बनाता है वो कौन बनाता है, आपका न्यूक्लियोलस बनाता है आपका। ठीक है, उसमें कटिंग हो गई आपकी, ये सब चीज़ें। न्यूक्लियस के भी तीन पार्ट होते हैं आपके न्यूक्लियोलस के, तो वो बताता हूँ अभी आपको मैं। न्यूक्लियस के आपके क्या होंगे ना, जैसे मैं आपको इधर साइड पे समझा रहा हूँ आपको। तो जो हमारा न्यूक्लियोलस होगा उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे इस न्यूक्लियोलस को मैं डायग्राम को अगर मैं जूम करके दिखाऊँ इधर, तो न्यूक्लियोलस के आपके 3 पार्ट होंगे। जैसे कि ये आपको कुछ सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सर्कल दिख रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो बाहर होगा, या इधर आपके ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलर कंपोनेंट। ग्रैन्युलर कंपोनेंट। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहर ना आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, इसके बाहर। ओके, इसके बाहर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लू कलर से दिखाया मैंने, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट। डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट। और ये जो आपका बीच में होता है, जो आपका बीच में होगा ना, अंदर जो है, अंदर वाला एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फिब्रिलर कंपोनेंट या फिर फिब्रिलर सेंटर। ये जो आपका ग्रैन्युलर कंपोनेंट होगा ना, ये क्या करेगा, आपका प्री राइबोसोमल असेंबली, आपका जो राइबोसोम होगा उसको असेंबल करेगा। और आपका जो ये जो होता है आपका फिब्रिलर सेंटर, ये आपका जो होगा, ये क्या करेगा, आरएनए जो आपका होगा, आपका आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है। और आपका जो डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट होता है, ये क्या करेगा, आपका प्री आरएनए को प्रोसेस करेगा। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ये इसका न्यूक्लियर का काम, आपके न्यूक्लियोलस का काम होता है। तो आपका न्यूक्लियोलस का आपका स्ट्रक्चर ये है। ओके, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये जो है ना आपकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ, जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है, इसका लैमिना मिलता है। क्या बोलते हैं इसको हम, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, एक लैमिना होता है। लैमिना क्या करता है ना, पूरी इस पे होगा, पूरे के पूरे इस पे। ओके, पूरे के पूरे इस पे होगा। लैमिना क्या करता है, इस न्यूक्लियस को ना क्या देगा, सपोर्ट देगा। इस पूरे न्यूक्लियस को क्या देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना। ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम, लैमिना। ओके, ये आपका लैमिना हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमैटिन की। जो हमारा क्रोमैटिन होता है, आपका जो क्रोमैटिन होगा उसमें देख लेते हैं हम। अब जो क्रोमैटिन होता है ना, ऐसे पूरा पूरा गुंजल नहीं होगा, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्ली उसमें चैम्बर्स होते हैं। वैसे देखने में आपको लगेगा कि वो एग से ही हमने बना दिया पूरा पूरा, तो वो क्रोमैटिन हो गया। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, न्यूक्लियस में ना इनके कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग। तो आपका ना क्रोमैटिन जो होगा इस तरीके से आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है आपका क्रोमैटिन। ठीक है, पूरे न्यूक्लियस में होगा। जैसे मैं आपको एक जगह करके दिखा रहा हूँ। तो क्रोमैटिन जो होगा ना, ये जो आपको दिख रहा है,
एक प्रॉपर रीजन में है, एक प्रॉपर कंपार्टमेंट में है, ठीक है। क्या है? एक प्रॉपर रीजन में, एक प्रॉपर कंपार्टमेंट में है। तो मैंने कंपार्टमेंट बना दिया ब्लू लाइन से। तो ये देखो, तो एक कंपार्टमेंट मैंने इसमें बना दिया। अब ये जो कंपार्टमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल टेरिटरी। क्रोमोसोमल टेरिटरी, टेरिटरी मतलब एक एरिया हो गया, एक क्षेत्र हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेरिटरी। इस क्रोमोसोमल टेरिटरी के अंदर हमारे को क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स मिलते हैं। हर एक टेरिटरी में अलग अलग आपको क्या मिलेगा? क्रोमोसोम्स मिलेंगे। और ये जो आपकी टेरिटरी आपकी जो ये होती है, ये जो आपकी इससे आपकी सेपरेट हो रखी है ब्लू कलर से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? इंटर क्रोमोसोमल डोमेन। क्या बोलेंगे इसको हम? इंटर क्रोमोसोमल डोमेन। इंटर क्रोमोसोमल डोमेन। और ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल टेरिटरी। क्या बोलेंगे इस एरिया को हम? क्रोमोसोमल टेरिटरी। ओके। और ये जो क्रोमोसोम्स आपके इधर होंगे, ये आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल आपका होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम्स। इधर आपके क्रोमैटिन होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल, या फिर आप बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स, जिसमें क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें ही होता है। तो आपका क्या होगा? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को जब हम खोलते हैं ना, एक धागे की तरह आपका अगर खोलेंगे, तो हिस्टोन के साथ मिलके आपका जो क्रोमैटिन होता है, आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हिस्टोन के साथ मिलके आपका क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ओके। और जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगा ना, उसको अगर हम खोलेंगे तो एक्चुअली में वो डीएनए होता है आपका, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा? वो आपका डीएनए होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया डायग्राम में। ऐसे ही आपका जो ये आपके क्रोमैटिन होते हैं पूरे न्यूक्लियस में होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं, अलग अलग टेरिटरीज में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल टेरिटरी। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, ओके, यानी कि आपका क्रोमैटिन होगा। और ये आपका ये जो आपका सेपरेट होता है, जो आपकी टेरिटरी बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर क्रोमोसोमल डोमेन। तो ये होते हैं आपके डोमेन्स होते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। बाकी आपको आपके ऊपर इसके क्या मिलेंगे? आपको राइबोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। आपके डॉट डॉट आपको मैं बना दूं अगर, तो पूरे उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? राइबोसोम्स आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे न्यूक्लियस के अंदर। तो राइबोसोम्स आपका कौन बनाएगा? आपका ये क्रोमैटिन से ही आपका बनता है, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन कैरी करेगा बेसिकली आपका ये डीएनए है, लेकिन आपका बनाएगा कौन? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएगा। इसमें आपका सारा हो रहा है ना, ग्रैनुलर कंपोनेंट में अभी आपको बताया, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट में, फिब्रिलर सेंटर में, तो आपका ये होता है। अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, तो जो आपकी आउटर लेयर होती है ना, आपका ये बता देता हूँ मैं, आपका जो आउटर लेयर होती है, इसी के साथ जस्ट आपका क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी के साथ जस्ट होता है, ठीक है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पूरे न्यूक्लियस पे ऐसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? आपका ये जो राइबोसोम इधर बने ना, ये जो राइबोसोम आपके इधर बने हैं, वो किस में जाएंगे? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रिसीव कर लेगा। न्यूक्लियस बनाएगा, राइबोसोम आपका रिसीव कर लेगा। डीएनए इन्फॉर्मेशन थी, कौन सा क्या बनना है, न्यूक्लियस ने बना दिया, बना के राइबोसोम दिया, कैच किसने करा, कैरी किसने करा? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उसको रिसीव कर लिया। ओके, तो मैं आपको दिखाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो आपका जिसके ऊपर आपके राइबोसोम्स लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर नहीं लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका क्या होगा? राइबोसोम्स आपके इधर आपको इस तरीके से दिखेंगे, तो इसको रिसीव कर लेंगे राइबोसोम्स को। तो ये आपका होता है। और साथ साथ आपकी जो न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होगी, और आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दोनों की ना आपकी जो होता है सेम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आपके होते हैं, तो इसी के साथ जस्ट अटैच होती है आपकी ये न्यूक्लियर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और आपका आउटर मेम्ब्रेन का, वो सेम होता है। ओके, तो ये होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ऐसे ऐसे मैं आपको धीरे धीरे बना के दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में।
तो न्यूक्लियस के आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको भी समझा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो न्यूक्लियस का सबसे पहला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है अपने अंदर। आपका जो मैंने दिखाया था क्रोमैटिन या फिर क्रोमोसोम, जो आपके अलग अलग एरियाज में होते हैं, है ना, टाइटरीज में होते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपका डीएनए आपका स्टोर होता है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपका डीएनए से आपका एमआरएनए बनना, आपका मैसेंजर आरएनए आपका बनना, वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। कहाँ पे होगा, आपका न्यूक्लियस में होगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आपका जो जीन आपका डीएनए के अंदर कौन सा जीन अभी एक्टिव है, कौन सा जीन एक्टिव है और कौन सा जीन आपका प्रॉपरली आपको राइबोसोम बना के दे सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। उसमें सारा पैक कटिंग, मॉडिफिकेशन, डीएनए से उसको बनाना, तो ये सारा इसमें आता है। रेगुलेट करना जीन एक्सप्रेशन को, ये इसका काम होता है आपके न्यूक्लियस का। आपकी आरएनए की प्रोसेसिंग करना, जो आपका एमआरएनए का बना उसको प्रोसेस करेगा। आपका प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, आपका स्पेकल्स होते हैं ना, आपका एमआरएनए, तो एमआरएनए आपका स्पेकल्स में आपका एक एरिया होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें आपकी आरएनए की प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा आपका राइबोसोम, जब आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद आपका आरएनए से क्या बनेगा, आपका राइबोसोम बनेंगे। आरएनए से आपका आरएनए जो होगा ना, राइबोसोमल आरएनए, उससे क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है, आपका राइबोसोम्स बनता है। राइबोसोम्स आपके आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। तो आपका राइबोसोम्स आपके बनेंगे, राइबोसोम्स आपके असेंबल होंगे। उसके बाद असेंबल किस में होते हैं, मैंने आपके न्यूक्लियोलस के अंदर स्ट्रक्चर दिखाया था। तो इसमें जो ग्रैन्युलर कंपोनेंट होता था न्यूक्लियस के अंदर, आपका जो ग्रैन्यूल्स होते थे, जो जहाँ पे आपके ग्रैन्यूल्स थे, तो ग्रैन्युलर जो कंपोनेंट था, तो आपका ग्रैन्युलर कंपोनेंट में आपका क्या होता है, आपका आरएनए जाके क्या होता था, राइबोसोम्स असेंबल होते थे। तो उसको मैंने बताया था, राइबोसोमल असेंबली। और आपका सेल डिवीजन के टाइम पे आपका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा तो जब ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा आपके दो डॉटर सेल्स में, तो न्यूक्लियस सबसे पहले आपका डिवाइड होता है। आप देखेंगे अगर, तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। न्यूक्लियस इंश्योर करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आपका डीएनए है, वो दोनों ही डॉटर सेल्स में प्रॉपरली जाए। तो वही किसका इंश्योरमेंट, वो कौन इंश्योर करेगा, आपका ये न्यूक्लियस आपका इंश्योर करके रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के, और ये हमारा छोटा सा लेक्चर था हमारे न्यूक्लियस का। आपको पता ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।